Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. अब हम एक्चुअल सिलेंडर डिज़ाइन का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं जनरली सिलेंडर इस डिज़ाइन पे बनाता हूँ। इसके एक एक कंपोनेंट का मैं आपको नाम बता दूँ। एंड प्लग, मेन शेल है, शेल का ये फ्लैंज है, ये पिस्टन है, पिस्टन रॉड है, ये गाइड बुश है, ये ग्लैंड बुश है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 या पिस्टन को काउंट करें तो 7 कंपोनेंट्स है इसमें। सबसे पहले हम एंड प्लग से स्टार्ट करते हैं। एंड प्लग का थिकनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, थिकनेस ऑफ एंड प्लग इज इक्वल टू इनसाइड डायमीटर रूट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला है प्रेशर डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेस। ये फार्मूला मैं जो बुक रेफ़र करता हूँ वो है मशीन डिज़ाइन बाय SR खुरमी एंड JK गुप्ता। बी मैकेनिकल में मैंने इसी बुक से स्टडी किया था और ये मेरे उसी ज़माने की बुक है, 44 ईयर्स ओल्ड बुक है ये। तो मैं ये मशीन डिज़ाइन बाय RS खुरमी और JK गुप्ता ये बुक रेफ़र करता हूँ। ये जो मैं जितना भी जो कुछ डिस्क्राइब करूँगा वो इसी बुक में आप रेफ़र कर सकते हैं, डायरेक्ट रेफ़र कर सकते हैं। इसमें थिन एंड थिक शेल डिज़ाइन जो चैप्टर है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये फार्मूला है थिकनेस ऑफ एंड प्लग इज इक्वल टू, और ये फार्मूला है, इसमें इनसाइड डायमीटर जो है, और ये एम्पेरिकल फार्मूला जो है 0.162 है, प्रेशर kg/m², है, टेंसाइल स्ट्रेस ये है। हमारे इस केस में 200 टन के जो सिलेंडर जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें मैंने वहाँ स्पेसिफाई किया है 200 टन हमारी कैपेसिटी है, स्ट्रोक 500 mm है, वर्किंग प्रेशर 234 है और सिलेंडर का ID 33 सेंटीमीटर है। वो सारे वैल्यूज़ को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 5.782 सेंटीमीटर ये थिकनेस ऑफ पिस्टन मिलेगा। ये पिस्टन का थिकनेस अगर 5.72 हो तो 100% फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से, मतलब यील्ड डिस्टेंस उसका 2500 kg/cm² से 2800 kg/cm² तक होता है यील्ड डिस्टेंस उसका। हमने उसका 1250 लिया है, मतलब 50% उसके ऊपर हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये जो थिकनेस 5.782 है ये 100% फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से, तो ये उसका थिकनेस हो गया। मगर आप देखोगे कि हमने थिकनेस बहुत बड़ा बनाया, बहुत हमारा थिकनेस ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ऐसा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो आपको समझ में आएगा कि हम ये थिकनेस जो है ये मिनिमम थिकनेस है जो बल्ज नहीं होगा। मगर एंड प्लग को जो फिक्स किया जाता है सिलेंडर के साथ में, वो सिलेंडर के साथ फिक्स करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो थ्रेडिंग है, दूसरा वेल्डिंग है, तीसरा बोल्टिंग है और चौथा इंटीग्रल है, मतलब सिलेंडर को आपने एक सॉलिड लेकर के उसको बोर कर दिया और फिर थिकनेस आपने उतना छोड़ दिया। तो अगर आप सॉलिड को अगर बोर करते हैं, सॉलिड लेके इसको बोर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपने इतना थिकनेस रखा तो इट मोर देन सफिशिएंट, इसमें आपको पूरा स्ट्रेंथ मिल जाएगा। मगर आप अगर थ्रेडेड बनाते हैं, पाइप आप ले करके उसमें अगर अलग से एंड प्लग बिठाते हैं तो उसके 3 तरीके, थ्रेडिंग है, वेल्डिंग है और बोल्टिंग है। तो मैं जनरली थ्रेडिंग से सिलेंडर बनाता हूँ। वेल्डिंग नहीं बनाने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। और थ्रेडिंग जो बोल्टेड है, बोल्टेड भी इसमें थिकनेस बहुत कम होता है। अगर हम बोल्टिंग लगाएं तो बहुत सारे गुड मैन्युफैक्चरर इसको बोल्ट करते हैं, या तो टाई रॉड लगाते हैं, एंड प्लग यहाँ से यहाँ तक होता है और यहाँ से यहाँ तक है ना टाई रॉड से लॉक करते हैं। वो भी उनका तरीका है, वो उनकी मशीन अच्छी काम करती है। मगर मेरा तरीका है ना, ये कॉम्पैक्ट है, जो मेंटेनेंस के अंदर ईजी होता है। अगर किसी को पिस्टन सील चेंज करना हो या एंड प्लग से कभी लीकेज हो तो एंड प्लग खोल करके यहाँ ड्रिलिंग टैपिंग करते हैं इसमें पिस्टन में, तो सिलेंडर माउंटेड रहता है मशीन में। सिलेंडर एंड प्लग खोल के पिस्टन निकाल लेते हैं, सील चेंज करके फिर वापस असेंबली कर देते। तो ये मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कन्वीनियंट होता है। इसके लिए मेरे डिज़ाइन में जो एंड प्लग मैं थ्रेडेड रखता हूँ और सील से उसका लीक प्रूफ करता हूँ और पिस्टन भी ऊपर से निकाल सकता है, ऐसा हमारा डिज़ाइन होता है। तो मैं वेल्डिंग क्यों नहीं करता हूँ उसका एक आपको रीज़न बताऊँ कि जब भी नया सिलेंडर हम बनाते हैं और नई मशीन बनाते हैं तो पहले तो उसमें सिलेंडर में ऑयल नहीं होता है,
जब भी हम ऑयल पंप करते हैं इनसाइड, तो अगर स्ट्रोक सिलेंडर पूरा मशीन के अंदर इतना गैप है कि सिलेंडर फुल स्ट्रोक ले सकता है, रिटर्न और फॉरवर्ड उसका फुल हो सकता है, तो उसके अंदर जो एयर होता एयर नहीं रहता, वो निकल जाता अपने आप। कि फुल जब स्ट्रोक लेंगे, रिटर्न जा रहा है तो फुल पिस्टन टच हो गया, तो यहाँ पर जितना जो एयर होता है वो निकल जाता है और सिलेंडर पिस्टन रॉड नीचे आया तो फ्रंट साइड में जितना एयर होता है वो निकल जाता है उसमें से। मगर अगर किसी वजह से अगर ये आप स्ट्रोक पूरा नहीं ले सकते, मशीन में गैप कम है, आपका स्ट्रोक ज़्यादा हो गया किसी वजह से, या आपने बड़ी डाइज इनिशियली लगा दी और आप पूरा स्ट्रोक नहीं ले सकते, तो यहाँ का एयर नहीं आप नहीं निकाल पाते हैं। अगर आपने पहले ब्लीड पोर्ट दिया है, एक पहले से आपने एक बोल्ट स्क्रू का अरेंजमेंट पहले दे के रखा है कि उसको खोलने से एयर निकल जाएगा, तो ही आप उसको एयर निकाल सकेंगे। अगर आप किसी वजह से नहीं दिए, सिर्फ आपका ऑयल का होल है, तो वो एयर उसमें ट्रैप हो जाता है। यूनियन महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है सिलवासा। वो सिलवासा में पहले टैक्स फ्री था, तो वहाँ पर एक कंपनी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान ऑयलाइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। वो खानवेल के पास उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे एक्सट्रूजन प्रेस दिया। वो सोल्डर वायर को एक्सट्रूड करते थे और एक्सपोर्ट करते थे। तो मेरे सप्लाई के पहले उनकी कंपनी में किसी का एक एक्सट्रूजन प्रेस था, और वो एक्सट्रूजन प्रेस में ऐसा था कि उसका प्लंजर फुल स्ट्रोक नहीं ले सकता था। मतलब उन्होंने प्लंजर और कंटेनर को असेंबल कर दिया था जिसकी वजह से वो फुल स्ट्रोक नहीं ले सकते थे, तो ऊपर एयर था वो। तो 1-2 महीने चलने के बाद में अचानक वो एंड प्लग उसका क्रैक हुआ और वो पीछे छत तोड़ के बाहर निकल गया। तो जब मैंने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया था, 1990 की बात है, तो मुझे जब उसका नॉलेज मिला कि भाई ऐसा वेल्डिंग क्रैक हो कि इतना बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो मैंने उसको वेल्डिंग को अवॉइड करने का कोशिश किया। और वेल्डिंग जो राउंड जो सरफेस होते हैं, राउंड के अंदर जो राउंड वेल्डिंग करें, यहाँ वेल्डिंग करें तो यहाँ का वेल्डिंग क्रैक होता है, यहाँ वेल्डिंग करें तो यहाँ वेल्डिंग करता है, मतलब वो वेल्डिंग पुल करता है। तो राउंड अगर वेल्डिंग करना हो तो उसमें उसका तरीका ऐसा है, अगर ये सर्कुलर एंड प्लग है और ये ऊपर सर्कुलर पाइप है जिसके अंदर आपको वेल्ड करना है, तो पहला यहाँ पर वेल्डिंग करें, फिर यहाँ करें, फिर यहाँ करें, फिर यहाँ करें, फिर ऐसा छोड़ के करना पड़ता है, सामने सामने करना पड़ता है। मगर मैंने मार्क किया कि कई बार हम फुल प्रिकॉशन लें तभी भी वेल्डिंग क्रैक होती है। तो फिर मैंने वेल्डिंग का सिस्टम बंद कर दिया और मैं अभी सील से उसको लीक प्रूफ करता हूँ। मेरा जो थ्रेडिंग जो रहेगा, हम जो थिकनेस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, थिकनेस कैलकुलेट करेंगे, बाद में ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे हमको थ्रेडिंग कितनी चाहिए कि ये 200 टन का लोड ये थ्रेडिंग ले ले। उसके बाद में फिर हम जो सील जो इसमें पहनाते हैं तो उसका अलग डिज़ाइन होता है, इसकी वजह से इसका थिकनेस बढ़ जाता है। अभी वो स्टडी करेंगे कि ये थ्रेड कैसे कैलकुलेट करें कि एंड प्लग 200 टन पूरा लोड ले ले, और फिर सील इसके अंदर कैसे असेंबल करें कि उस सिलेंडर लीक प्रूफ रहे। इसका एडवांटेज ये है कि जो वेल्डिंग क्रैक होती है तो क्रैक होने का चांस नहीं होता है। मैंने कुछ सिलेंडर रिपेयरिंग किया जो 20 ईयर्स तक चलने के बाद में उनकी वेल्डिंग क्रैक हुई है। तो वेल्डिंग सिलेंडर फटिग में होता है, प्रेशर लेता है फिर छोड़ता है, फिर प्रेशर लेता है छोड़ता है, तो वो हमेशा उसमें फटिग होती है। तो आज क्रैक नहीं होता, 20 ईयर्स के बाद में भी जाके मैंने खुद रिपेयरिंग किया सिलेंडर, जिसको 20 ईयर्स तक अच्छे चलने के बाद में क्रैक हुआ। तो सिलेंडर एंड प्लग वेल्ड करना एब्सोल्युटली एडवाइजेबल नहीं है। उसको या तो थ्रेड से बंद करें या बोल्ट करें या इंटीग्रल रखें, तो ये ऑप्शन सही है, वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। तो अभी मेरा पर्सनल डिज़ाइन थ्रेडिंग का है, तो 200 टन के लिए थ्रेडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम उसको स्टडी करेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस में हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसका ग्रेड याद रखिए। एक तो जो प्लेट्स यूज़ करते हैं वो प्लेट का ग्रेड होता है IS 2062। ये प्रेस बॉडी फैब्रिकेशन में भी यूज़ करते हैं, या प्लेट्स कटिंग करके जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है सब में यही IS 2062 का ग्रेड का प्लेट यूज़ होगा। इसका एडवांटेज ऐसा है कि ये वेल्डेबल प्लेट है, वेल्डिंग क्रैक नहीं होती है। और जो पाइप जो भी यूज़ करते हैं हम हाइड्रोलिक सिलेंडर में और जो फ्लूइड लाइंस के लिए, तो वो पाइप का ग्रेड होता है ASTM A106B ग्रेड। तो इनका केमिकल कंपोजिशन ऐसा है कि जो IS 2062 है उसमें कार्बन 0.23% है, सिलिकॉन 0.4% है, मैग्नीज 1.5% है, फॉस्फोरस 0.045% है, सल्फर 0.045% है। इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 4100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका ईल्ड स्ट्रेंथ जो है वो 2500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका शेयर स्ट्रेंथ
3360 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये 3 फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेंथ। ये सारी डिज़ाइन हमारी इसी के ऊपर बेस होती है। तो ये है IS 2062 का केमिकल कंपोजिशन और इसका स्ट्रेंथ है। वैसे पाइप जो है वो पाइप ASTM A106 B ग्रेड, C ग्रेड भी होता है, उसमें थोड़ा कार्बन ज़्यादा होता है, B ग्रेड वेल्डेबल है, तो इसमें 0.3% कार्बन होता है। सिलिकॉन ऑलमोस्ट सेम होता है और 0.4%। मैग्नीज है 0.29 से 1.06% मैग्नीज होता है पाइप में। फॉस्फोरस भी 0.045 अप्रोक्सीमेटली नहीं होता, सल्फर भी 0.045 होता है। पाइप का जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बुक में है वो है 1450 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका यील्ड स्ट्रेंथ 2400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हिसाब से उसका शेयर स्ट्रेंथ आता है 4400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेंथ, इसको याद रखिए, हमारे हमेशा कैलकुलेशन में इसके ये बार बार अब रिपीट होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका राइट फिगर याद रखें। तो इस टेबल को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। प्लेट्स, सारे प्लेट्स से इसी IS 2062 ग्रेड से यूज़ होती है और जितने पाइप है वो पाइप ASTM A106 B ग्रेड के पाइप यूज़ होते हैं। तो इनका केमिकल कंपोजिशन और इसका स्ट्रेंथ याद रखिए। खास करके वेल्डिंग के अंदर ये कार्बन और ये मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कार्बन हमेशा इसके आसपास भी हो, अगर ये 0.4 हो गया तो वेल्डिंग क्रैक होने के ज़्यादा चांस होते हैं, उसको ये नेट कहते हैं। अरे मैग्नीज भी अगर ज़्यादा हो गई तो वेल्डिंग क्रैक होता है। तो ये कार्बन और मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोल में होना चाहिए और उसके स्ट्रेंथ याद रखिए। वो हमको जब भी हम जो भी अभी आगे कैलकुलेशन करेंगे उसमें बार बार रिपीट होगा। वो हमने ये एंड प्लग का थिकनेस कितना होना चाहिए वो हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो बेंडिंग की वजह से था। अगर थिकनेस कम होगा तो ये बेंड हो जाएगा, ऐसा ओवल डिश शेप हो जाएगा। अब हम इसको शेयर, अभी ये हम एश्यूम कीजिए कि एक सिलेंडर हमने बनाया है, सॉलिड से बनाया है, तो ये एंड प्लग पाइप के साथ में इंटीग्रल है, एक ही सिंगल पीस में है। तो अब ये इसका थिकनेस बेंडिंग से हमने कैलकुलेट किया 5.7 कुछ आया था। और अभी हम शेयर, अगर ये एंड प्लग शेयर से फेल नहीं होना चाहिए तो इसका थिकनेस क्या वो कैलकुलेट करते हैं कि अगर इसका मटेरियल का स्ट्रेंथ कम हुआ तो ये यहाँ से शेयर होकर पूरा एक डिश जैसे बाहर आ जाएगा। तो ये थिकनेस कितना होना चाहिए हम कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट करने के लिए ऐसा है कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 33 सेंटीमीटर, वर्किंग प्रेशर हमारा 234 बार है और जो शेयर जो जिस सरफेस से ये शेयर होगा तो वो एनुअल सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ दिस 330 सेंटीमीटर का जो सरकमफ्रेंस होगा यहाँ से वो शेयर होगा। तो इसमें जो थिकनेस है ये थिकनेस हमको कैलकुलेट करना है कि कम से कम क्या थिकनेस हो तो वो शेयर नहीं हो जाए। तो ये हम अभी इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये मिनिमम थिकनेस शेयर नहीं होने के लिए मिनिमम कितना थिकनेस होना चाहिए। तो इस पे जो लोड आएगा वो उसका जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, लोड इज इक्वल टू एरिया इनटू शेयर स्ट्रेंथ। तो एरिया कितना बड़ा हो कि इसका जो ये जहाँ से शेयर होना है कि ये शेयर नहीं हो, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो लोड हम जानते हैं 200 टन उसका लोड है। ये जहाँ से शेयर होना है ये सरकमफ्रेंस एरिया इनटू थिकनेस। सरकमफ्रेंस एरिया इज पाई इंटू डी, डी इज इनसाइड डायमीटर, पाई इज 3.14, टी इज थिकनेस जो कैलकुलेट करना है, एफ एस उसका शेयर स्ट्रेस है। हमने इसके पहले स्टडी किया कि जो ASTM 106 जो ग्रेड का पाइप होता है उसका शेयर स्ट्रेस 3360 है। तो ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ टी अननोन है। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करें तो टी का वैल्यू आएगा 0.574, ये सेंटीमीटर में है। यानी अगर इससे थोड़ा सा भी अगर साइज़ कम हुआ तो ये शेयर हो जाएगा। ये उसका बॉर्डर लाइन है कि ये कम से कम इतना थिकनेस चाहिए कि शेयर नहीं हो, थोड़ा सा भी कम हुआ तो शेयर हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमने देखा कि जो ASTM 106 B ग्रेड हो गया या तो IS 2062 ग्रेड के जो प्लेट हम जो आइडियल कंडीशन में कि हमको ये चाहिए
कि प्लेट हमेशा 2062 ग्रेड की हो IS2 और पाइप जो 106 ASTM 106 B ग्रेड का हो, मगर ऐसा होता नहीं है। 2-4 बड़ी कंपनियां बनाने वाली टाटा है और जिंदाल स्टील से 2-4 कंपनियां जो है ना IS2062 की प्लेट बनाती है, बाकी के वो 2-4 को छोड़ के हज़ारों ऐसी जो फाउंड्रीज हैं जो विदाउट एनी स्टैंडर्ड की प्लेट बनाती हैं। आप सप्लायर से कहोगे कि हमको 2062 की प्लेट ही चाहिए, तो वो आपको उसका सर्टिफिकेट भी ज़ेरॉक्स देगा, क्योंकि आपके इंडिविजुअल छोटे से आइटम के लिए तो सर्टिफिकेट है, बड़ी प्लेट का वो सर्टिफिकेट देगा, भाई हमने जो माल परचेज़ किया था उसका सर्टिफिकेट है। और प्लेट पे भी वो लोग हाथ से पंच मार देते हैं, आपको कभी भी 2062 का प्लेट नहीं मिलेगा। बहुत बल्क में अगर आपने लिया या बहुत बड़ी फैब्रिकेशन कंपनी, आपका खुद का इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, आपका इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जाए साइट पे जाए प्लेट चेक करे, खुद भी तो लेबोरेटरी में देके चेक करा, तो आपको 2062 का प्लेट मिलेगा। अदरवाइज कॉमन प्लेट मिलती है, और कॉमन प्लेट में कभी कभी क्या होता है कि उसके कार्बन बहुत कम होता है, 0.2 से भी कम होता है, तो उसका फिर जो है ना वो यील्ड स्ट्रेंथ एकदम कम हो जाता है, शेयर स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है, और उसके कोर्स स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब बहुत स्लोली उन्होंने अगर प्लेट को कूल किया रहेगा तो उसके ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत कोर्स रहते हैं, तो उस टाइम पे स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है। मेरे 1-2 मशीनें मेरी फेल हुई है इस वजह से, मतलब मुझे पता नहीं था उन लोग ऐसा मैनिपुलेट भी करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो 360 जो शेयर स्ट्रेस था, इसके बदले हम मिनिमम जो माइल्ड डिस्टिल का जो मिनिमम जो स्ट्रेंथ होता है वो लेते हैं 2500 kg/cm²। इस मतलब ये अगर 0.2 अगर % कार्बन हो तभी भी इतना उसमें ये जो यील्ड स्ट्रेस मिल जाता है। तो अगर हम ये फॉर्मूले से अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमें 0.77205 सेंटीमीटर कम से कम थिकनेस चाहिए। तो ये तो विदाउट एनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया कि मतलब इससे थोड़ा सा भी कम हो तो फेल हो जाएगा। अब हम ये जो एंड प्लग बहुत क्रिटिकल होता है तो हम इसमें कम से कम 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, तो मतलब ये थिकनेस से 4 टाइम हमारा कम से कम ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.088 सेंटीमीटर ये हमारा थिकनेस आया। तो अगर ये सिंगल पीस में अगर इंटीग्रल हम बनाए कम से कम, तो ये बेंडिंग नहीं हो इसके लिए 5.7 है, और शेयर नहीं हो इसके लिए 3 सेंटीमीटर उसका कम से कम थिकनेस है। हम सॉलिड से बनाने वाले नहीं, मार्केट से स्टैंडर्ड पाइप हम परचेस करके इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, जनरली वो इकोनॉमिकल होता है। तो हमको थ्रेडिंग ही करना है। अब थ्रेडिंग में भी जो है हमारा अगर ये सॉलिड होता तो 3 सेंटीमीटर होता, अब हम थ्रेड करेंगे। तो अगर थ्रेड करें ऐसा, अगर आप थ्रेड कैलकुलेट करोगे ना, तो ये मेल थ्रेड हुआ, उसका फीमेल पार्ट सामने होता है, तो उसका ये 50 मतलब जो थिकनेस हमको सॉलिड में मिला उसका डबल लेंगे तो जाके हमको थ्रेड डबल उसका लेंथ हो जाएगा थ्रेड के लिए, क्योंकि 50% उसका थ्रेडिंग के लिए कट करके निकाल देते हैं। तो हमको वो भी पिच सर्कल डायमीटर के ऊपर जो ये दोनों का होता है यहाँ पर 50% उसका इफेक्टिव सॉलिड से अगर हम डबल करेंगे तो जाके हमको वो लेंथ मिलेगा जो हमको एरिया चाहिए था शेयर के लिए। तो अभी वहाँ पर 3 सेंटीमीटर हमारा ये जो था सॉलिड अगर होता तो 3 सेंटीमीटर था, अगर हमको थ्रेड करना तो कम से कम 6 सेंटीमीटर 6.1764 सेंटीमीटर लेकर के थ्रेड करेंगे तो जाके हमको वो इसका 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से थिकनेस मिलेगा। मतलब हमारा जो 5.7 जो थिकनेस था ये बेंडिंग के हिसाब से था, बेंड नहीं हो जाए, बल्ज नहीं हो जाए इसके लिए था, और 6.17 सेंटीमीटर है कि इतने लेंथ में थ्रेड कम से कम होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से सेफ होगा। तो ये हमारा बहुत ओवर डिज़ाइन है मगर सेफ डिज़ाइन है, इसमें फेल होने का चांस नहीं है। तो हमने शॉर्ट में बताएं कि हमने स्टडी किया कि 2062 प्लेट का स्ट्रेंथ क्या हो, 106 जो पाइप हो उसका क्या आइडियली क्या उसका स्ट्रेस वगैरह होना चाहिए, मगर मार्केट में वैसा मिलता नहीं है। तो हमको कम से कम 2% कार्बन या उस लेवल के अंदर जो स्ट्रेंथ होता है उससे हमको कैलकुलेट करना है। उस कैलकुलेट करने से जो थिकनेस जो हमें आता है वो शेयर होने के लिए अगर इंटीग्रल बना तो हमने पहले थिकनेस कैलकुलेट किया, मगर हम थ्रेड करने वाले हैं तो उसका थिकनेस का हमको डबल लेना होगा। तो जाके जो थ्रेड होता है उसमें 50% कट के निकल जाता है तो उसका हमको थिकनेस डबल करना होगा। तो ये 6.1 सेंटीमीटर हमारा थिकनेस आया। अब इसमें हम 4 mm के पिच कट थ्रेड मारे हैं, 6 का मारे, मगर कम से कम लेंथ 6 ये इस लेंथ का होना चाहिए तो जाके तो हमारा सिस्टम सेफ रहेगा। तो इंटीग्रल अगर एंड प्लग इंटीग्रल हुआ तो हमने इसके पहले स्टडी किया था, अगर हमको थ्रेड करना हुआ तो थ्रेडिंग का लेंथ कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है।
हमने थ्रेड लेंथ कैलकुलेट किया था 61.7 mm। अभी इस डायग्राम में सारे साइजेस mm में है, तो 6.1 सेंटीमीटर था या 61.7 mm, ये हमने पहले थ्रेड कैलकुलेट किया था। तो अब जो लेंथ हमने जो कैलकुलेट किया था उतने लेंथ का कम से कम थ्रेडिंग रहेगा सिलेंडर में। ये सिलेंडर की बॉडी है, सिलेंडर का शेल है, इसमें ये 61.7 mm का इसमें थ्रेडिंग किया हमने। और उसके बाद में ये बाकी का डिज़ाइन जो हमारा स्पेशल डिज़ाइन है, ये मतलब मैंने और किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा, मगर मेरा डिज़ाइन विद द ग्रेस ऑफ गॉड सुपर सक्सेस है। जितने हमारे क्लाइंट्स हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए बहुत कन्वीनियंट है ये। तो ये 61.7 थ्रेडिंग के बाद में हम 15 mm का यहाँ पर 5 mm का ये थ्रेडिंग करने के लिए रेसेस होता है और 10 mm का स्लोप होता है। तो 61 + 15 ये इतना एक सिलेंडर के अंदर हमारा डायमेंशन बनाते हैं। थ्रेडिंग प्लस 15 mm स्टैंडर्ड है सारे मशीनों के अंदर, ये सारे हर साइज़ में रहता है कि 5 mm थ्रेडिंग रेसेस के लिए छोड़ते हैं, ग्रूव होता है वहाँ पर, और बाकी 10 mm में स्मूथ स्लोप देते हैं कि जो एंड प्लग में जो सील लगाएंगे वो जब टाइट करें तो स्मूथली इसमें स्लाइड होकर अंदर चले जाए। तो ये सिलेंडर का पार्ट हो गया। एंड प्लग में 61.7 जो हमारा थ्रेड था, हम उसमें 5 mm ऐड करते हैं, क्योंकि वो थ्रेड जब टाइट करेंगे तो थ्रेड यहाँ पर आके रुकेगा, वो ये स्लोप पे आके टच होगा, तो वो 5 mm उसमें एक्स्ट्रा रखते हैं। तो 61 + 5 mm 66.7 थ्रेडिंग का लेंथ है। उसके बाद में 20 mm का स्ट्रेप होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो सिलेंडर से सिर्फ 50 माइक्रोन या 100 माइक्रोन से छोटा होता है। तो ये 330 mm का अपना सिलेंडर का बोर था, तो हम इस डायमीटर को 329.9 रखेंगे और -0.5 50 माइक्रोन है +0। तो ये जितना कम होगा अपने जो सील की साइज़ उतनी ज़्यादा होती है कि पीछे क्लियरेंस बिल्कुल नहीं होगा, तो सील एक्सट्रूड नहीं होती है। तो ये स्टेप है 20 mm का सिलेंडर के बोर के हिसाब से। ये सिलेंडर का पॉकेट है, 330 का हमारा बोर है, तो सील का साइज़ होगा 330/300/16 mm 17 mm। तो वो जो सील का पॉकेट है वो यहाँ पर है। और उसके बाद में 10 mm का जो हम स्टेप रखते हैं कि वो जो सील रिटेन करने के लिए स्टेप है, प्लस जो सिलेंडर जो टच होगा यहाँ पर होगा, और 5 mm का यहाँ पर चैम्फर देते हैं कि वो सील असेंबल करने के लिए इजी हो। तो यहाँ पर 5/45 का चैम्फर है ये। तो ये स्टैंडर्ड ड्राइंग है। ये 75 टन सिलेंडर से 75 टन से लेके 1500 टन तक, 1500 टन तक ये डिज़ाइन अगर अडॉप्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसमें ख़ास बात ऐसा है कि अगर सिलेंडर का बोर्ड 330 है तो हम थ्रेडिंग उससे 20 में थोड़ा बढ़ा लेते हैं हर साइज़ में, चाहे वो 75 टन का सिलेंडर हो या 1500 टन का सिलेंडर हो। हम 20 में उसको, अगर हमारा सिलेंडर का बोर्ड 330 हो तो हम 20 में उसको बढ़ा रखते हैं। तो हमने 350 के ऊपर 4 पिच का थ्रेडिंग किया हुआ है। तो ये जैसा डायमीटर बढ़ेगा वैसा थ्रेडिंग भी बढ़ेगा, मगर 20 mm का स्टेप बाकी रहेगा। 20 mm का स्टेप रखने का रीज़न ऐसा है कि जब एंड प्लग में जो ये सील रहती है, ये सील के लिए बाहर निकले हुए रहते हैं, तो असेंबली में वो डैमेज नहीं होती है। और वैसे ही जब पिस्टन भी है ना, ये पिस्टन भी हम एंड प्लग खोल करके पूरा पिस्टन पीछे से निकाल करके, अगर पिस्टन सील चेंज करना हो तो ये पूरा सिलेंडर यहाँ से ओपन करने के बदले हम सिलेंडर को असेंबल रहने देते हैं मशीन में, और एंड प्लग खोल करके पिस्टन ऊपर से निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और पिस्टन की सील चेंज करना इजी होता है, एंड प्लग की सील चेंज करना इजी होता है। अगर पिस्टन निकल गया तो इधर रॉड सील भी चेंज करना इजी हो जाता है। रॉड सील चेंज करने के लिए तो सिलेंडर नहीं खोलना पड़ेगा, खाली ये ग्लैंड बुश खोल करके चेंज हो जाता है। तो ये एक मेरा यूनिक डिज़ाइन है, ये मार्केट में और कहीं पर आपको देखने नहीं मिलेगा। तो एक ये जो है ना एक स्टैंडर्ड ड्राइंग है। सिलेंडर बोर से 20 हमने बढ़ा रखा है, और उसके अंदर 4 का पिच या बहुत बड़ा सिलेंडर तो 6 का पिच लेते हैं, और 5 mm का टोटल ये 15 mm एक्स्ट्रा होता है, जिसमें 5 mm का ग्रू होता है, 10 mm स्लोप होता है। और एंड प्लग का ये स्टैंडर्ड साइज़ है, बोर से 20 mm का बड़ा थ्रेडिंग है। उसके बाद में 20 mm का हम स्टेप रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं। ये 15 mm है और वो हमने 20 mm रखा, तो हमारा सील यहाँ से स्टार्ट होगा। जो हम अगर हमारी जो सील बैठेगी यहाँ पर ऐसे बैठेगी, सील के ऊपर 5 mm का जो है ना ये स्ट्रेट पोर्शन होता है, तो सील एक्सट्रूड नहीं होती है। तो 20 ये 15 mm है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 20 mm रखते हैं। उसके बाद में सील है, सील की साइज़ सिलेंडर के हिसाब से चेंज हो सकती है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये 10 mm रखते हैं, सील रिटर्न है, और उसमें 5 mm का ये चैम्फर देते हैं कि सील असेंबल हो जाए। तो ये हमारे जो 61 एक्चुअली हम 61 हमको साइज़ चाहिए था,
और ये अभी ऑलमोस्ट उसे 50 mm एक्स्ट्रा, 55 mm एक्स्ट्रा हो गया, ऑलमोस्ट डबल इसका थिकनेस हो गया। तो इतना मटेरियल वेस्ट एक्स्ट्रा जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, मगर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये इट इज़ दिस मच इन्वेस्टमेंट इज वर्थ। इससे कुछ प्राइसिंग में ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा, मगर लॉन्ग रन में कस्टमर को जो मेंटेन करना बहुत कन्वीनियंट होता है और असेंबली करना भी बहुत कन्वीनियंट होता है। ये सारी सिस्टम एक बार आपने वेल्डिंग कर दिया, यहाँ पर अगर एंड प्लग वेल्डिंग हो जाए और अगर कभी सिलेंडर को होनिंग करना हो तो नहीं कर सकते, मगर अगर हमारा थ्रेडेड अगर से ये एंड प्लग होगा, हम उसको निकाल के भी स्कोरिंग अगर सिलेंडर में आ जाए तो निकाल के हम फिर से होनिंग करें तो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। सिलेंडर के पिस्टन के ऊपर अगर ब्रेजिंग वगैरह कर दे तो जो सारा मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, एंड प्लग का डिज़ाइन है। मैं जिसको भी डिज़ाइन देता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई ये हिसाब से बनाओ, थोड़ा महंगा है और मगर ये मैन्युफैक्चरिंग में ईजी है, ऑपरेशन में ईजी है, मेंटेनेंस में ईजी है। तो ये ऐसी मशीनों के लिए है जहाँ पर 1 घंटे का प्रोडक्शन भी बहुत उनको कॉस्टली होता है। जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनी जिनका ट्रांसफ़र लाइन होता है कि एक मशीन अगर बंद हुई तो सारे मशीन आगे के उस पर प्रोडक्शन रुक जाएगा, वैसी मशीनों के लिए डिज़ाइन परफेक्ट है और सेफ़ है और रिलायबल है। मैं लास्ट 20-30 ईयर से इसको बना रहा हूँ और इसका रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और मगर बहुत ऐसे रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे किसी को गैरेज के लिए प्रेस बनाना, उसका बजट नहीं होता है, अगर उसकी एक मशीन एक दिन बंद भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसके लिए वेल्डेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं भी अभी इसके बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो इकोनॉमिकल है, मगर वो आपका बजट नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली मशीन आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपको L1 में रहना अगर टेंडर वगैरह में, या ऐसी पार्टी जिसको कम से कम कॉस्ट में मशीन चाहिए और उसका अगर दिन में 1 या 2 बार यूज़ करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, अगर मशीन 1-2 दिन बंद रही है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इकोनॉमिकल मॉडल, इकोनॉमिकल एंड प्लग का जो डिज़ाइन है मैं भी आपको बताता हूँ इसके बाद में। एंड प्लग की असेंबली के बारे में मैं आपको और हिंट दे दूँ कि हम एंड प्लग के टॉप साइड में यहाँ पर M20 का 24-30 के जैसा साइज़ का सिलेंडर होगा उसके हिसाब से टैपिंग हम इसमें कर देते हैं। तो यहाँ 2 बोल्ट लगा के हमको टाइट करने के लिए ईजी होता है वो। तो ये एंड प्लग ये बोल्ट टाइट करके फिर रॉड लगा के इसको टाइट कर देते हैं। और अगर ये बोल्ट सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग हो तो ये पूरी मशीन को ये बोल्ट एंड प्लग से उठा सकते हैं। अगर मशीन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड मशीन है जिसके अंदर और हुक लगाने का कोई चांस नहीं है, तो हम यहाँ आई बोल्ट लगा कर चेन लगा के पूरी मशीन को एंड प्लग से उठा सकते हैं। ये थ्रेडिंग्स जो होती है वो 200 टन का लोड ले लेती है और हमारी मशीन का वजन 15-20 टन होता है, तो उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। तो हमने कई बार इस बोल्ट को मशीन लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और ये जो टैपिंग करते हैं उसको टाइट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये एंड प्लग में हम एक्स्ट्रा जो 2 ये बोल्ट ऐसे टैपिंग कर दें तो डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये टाइट करने में भी ईजी होता है, डिसमेंटल में ईजी होता है, प्लस पूरी मशीन भी इससे लिफ्ट कर सकते हैं। वेल्डेड टाइप एंड प्लग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ वेल्डिंग रॉड के बारे में बता दूं, क्योंकि वेल्डिंग सक्सेस होगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या वेल्डिंग रॉड यूज़ करते हो। तो ये 4 बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ के वेल्डिंग रॉड्स हैं। ये रॉड को समझ लीजिए और उनके हिसाब से यूज़ करेंगे तो आपको इकोनॉमिकल भी रहेगा और वेल्डिंग अच्छी भी रहेगी। E6013 है, ये जनरल पर्पस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है जो जनरल फैब्रिकेशन में यूज़ करते हैं। एंगल को जॉइंट मारना है या ऐसा टैंक बनाना है, ऐसा कोई छोटे मोटे काम के लिए यूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादा लोड नहीं होता है, सिर्फ वेल्डिंग का काम होता है कि भाई वो वेल्डेड स्ट्रक्चर है, एवरेज लोड में रहे। तो ये 6013 एकदम लोएस्ट ग्रेड का वेल्डिंग रॉड है, जनरल पर्पस वेल्डिंग रॉड है। इससे प्रेशर वेसल की वेल्डिंग नहीं करती है, हाइड्रोलिक पाइप जॉइंट की वेल्डिंग इससे नहीं करनी चाहिए। दूसरा वेल्डिंग रॉड है E7018, ये ग्रेड है। ये इस ग्रेड के वेल्डिंग रॉड से जितने MS, जिसको हमको श्योर है कि भाई ये MS मेटल के, दोनों भी मेटिंग पार्ट MS के हैं, तो उसमें ये E7018 ग्रेड के वेल्डिंग रॉड यूज़ करते हैं। प्रेस की पूरी बॉडी बनाने के अंदर इसी वेल्डिंग रॉड का यूज़ करते हैं, इसको नहीं करते, इसी वेल्डिंग रॉड को यूज़ करते हैं। और इनकी ख़ास बात क्या है कि जब प्लेट जब थिक होती है तो उसके रूट में, वेल्डिंग के रूट में क्रैकिंग होता है हाइड्रोजन गैस की वजह से। तो इसमें कंट्रोल हाइड्रोजन गैस होता है, मतलब ये हाइड्रोजन की वजह से क्रैकिंग जॉइंट्स को नहीं होने देते। तो 7018 है, ये जो है ऑल प्रेशर वेसल्स में, प्रेस बॉडी में, सब जगह इसको यूज़ करते हैं। 7016 ये वेल्डिंग रॉड जो है ये ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको पता नहीं कि ये मेटल क्या है,
हाई कार्बन है, मतलब अगर थोड़ा सा मटेरियल प्योर MS दोनों नहीं हुआ और एक में थोड़ा कार्बन ज़्यादा एक में थोड़ा कार्बन का, इस तरह से थोड़ा मिसमैच अगर मटेरियल हुआ तो इस वेल्डिंग रॉड को यूज़ करने से तो ये बेटर होता है, वो वेल्डिंग को क्रैक नहीं होने देता है। उस टाइम पे क्या करना होगा कि इस वेल्डिंग रॉड को बैक करना होगा, तो थोड़ा हीट के ऊपर 100 या 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक आधा घंटा बैक करना है। जिस पोर्शन को वेल्डिंग करना है, जो पार्ट्स को वेल्डिंग करना है, उसको भी इतना वेल्डिंग करना है कि 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा ब्लैक हो जाए वो। उसके बाद में हॉट कंडीशन में अगर इसको वेल्डिंग करें और जो वेल्डिंग कंप्लीट हो तो उसको ढाक दें, उसको फास्ट कूलिंग होने नहीं दें, तो वेल्डिंग क्रैक नहीं होती। तो जब डाउट हो कि भाई मटेरियल क्या हमको नहीं पता है, तो फिर ये वेल्डिंग रॉड यूज़ करना है। ये कमर्शियल नेम इसका टेना स्टेटोला है, अलग अलग है, और मगर ये E7016 याद रखिए। इस वेल्डिंग रॉड के अंदर इसके जो पाउडर में आयरन पाउडर भी होता है, यानी आपने समझो 1 किलो वेल्डिंग रॉड यूज़ किया तो जो आयरन, जो उसके जो कोटिंग में आयरन पाउडर होता है, तो 1 किलो से ज़्यादा आपका वेल्डिंग रॉड उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर कोर वायर के अंदर समझो 1 kg रॉड है तो एक 50-20 ग्राम उसके अंदर ऐड हो जाएगा, जो उसके जो पाउडर में भी आयरन होता है, इसके पाउडर में आयरन नहीं होता है। तो ये 3 वेल्डिंग रॉड जनरली हमारा हाइड्रोलिक प्रेस में यूज़ करते हैं। 6013 जनरल पर्पस है, छोटे मोटे फैब्रिकेशन के लिए। E7018 जो है ये थिक प्लेट्स के लिए, प्रेस बॉडी के लिए, और ये जहाँ पर सिलेंडर में जो वेल्डिंग एंड प्लग वेल्डिंग करना हो, अगर दोनों प्योर MS हम श्योर है तो ये 7018 यूज़ करेंगे। अगर हमको डाउट है कहीं पर हाई कार्बन, किसी एक पार्ट में हाई कार्बन है, तो हीट करके फिर इस 7016 को यूज़ करेंगे। ये LH106 ये मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये SS वाला है, ये स्टेनलेस स्टील है। समझो आपके वर्कशॉप में एक लेथ मशीन है, उसके अंदर सारे पार्ट कास्टिंग होते हैं, उसका कोई पार्ट क्रैक हो गया और वो ज्वाइंट करने का उसके पास टाइम नहीं है, तो इस वेल्डिंग रॉड से अगर उसको वेल्डिंग कर दो तो कुछ दिन तक चलता है। परफेक्ट नहीं है और ज़्यादा ये हाइड्रोलिक में काम नहीं आता है, मगर इस वेल्डिंग रॉड का नॉलेज रखिए कि कभी मेंटेनेंस करना हो कि आपको समझ में नहीं आता कि वेल्डिंग क्रैक क्यों हो रहा है, तो इस वेल्डिंग रॉड से अगर करें तो ये वेल्डिंग रॉड से वो क्रैक बंद हो जाता है। ये वेल्डिंग रॉड का एक पैकेट है, ये एक पैकेट 12,000 का इसका कॉस्ट है, उससे 4 टाइम 5 टाइम ज़्यादा कॉस्टली होता है। और इसके SS वेल्डिंग ज़्यादातर इसमें इसके जो बेसिक रॉड है वो स्टेनलेस स्टील है। तो इसका एक नॉलेज रखिए कि जब भी कुछ ऐसा कास्टिंग को अगर वेल्डिंग करना हो मेंटेनेंस के लिए थोड़े टाइम के लिए, तो इस वेल्डिंग रॉड से करेंगे तो वो काफ़ी दिन तक चलता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हमको रेगुलरली हाइड्रोलिक प्रेस के प्रोडक्शन में काम आता है, तो इसको याद रखिए। अभी हम जब वेल्डिंग करेंगे, जो सिलेंडर वेल्डिंग करेंगे, तो हम 7018 से ही वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि ये हम शुरू में खुद से ही उसको मिसमैच वाला मटेरियल नहीं सिलेक्ट करेंगे और ना ही एकदम चीप वेल्डिंग रॉड से मारेंगे कि वो क्रैक हो जाए। तो हम जो अभी सिलेंडर की जो वेल्डिंग का मैं आपको अगले वीडियो में जो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा एंड प्लग वेल्डिंग का, तो E7018 वेल्डिंग रॉड ग्रेड का वेल्डिंग रॉड होगा वो। एंड प्लग सिलेंडर में वेल्डिंग करने के 2 तरीके हैं। एक तरीके में हम, ये सिलेंडर है, इसमें हमने एक बोर करके एक स्टेप बना लिया है 2 या 3 mm का, और एंड प्लग का फुल एंड प्लग हमने सिलेंडर के अंदर वो स्टेप पे आके बिठा दिया, उसको टाइट फिट कर दिया, और बाद में उसको ऊपर से वेल्डिंग का ग्रूव बना करके वेल्डिंग कर देंगे। तो एक ये तरीका। वेल्डिंग के लिए खास ही ध्यान रखना है कि जो इसका जो साइज़ है वेल्डिंग का, वो कैलकुलेट कर लें कि वो इतना जो भी लोड सिलेंडर को लेना, प्रेशर आएगा, जो लोड आएगा, वो वेल्डिंग की इतनी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए कि वो क्रैक नहीं हो जाए। और वेल्डिंग के टाइम पे नीचे काफ़ी बड़ा स्टेप देना है, कम से कम 7 to 8 या 10 mm का स्टेप देना है। उसके बाद में स्ट्रोप देना है वेल्डिंग भरने के लिए। अगर शार्प एज करेंगे, अगर हमने वेल्डिंग ऐसे स्टार्ट किया तो वेल्डिंग रॉड यहाँ तक पहुँचता नहीं है, यहाँ पर क्रैक रह जाता है, और वो क्रैक फिर बाद में आगे बढ़ता है। अगर हम नीचे फ्लैट कर देंगे तो फुल वेल्डिंग नीचे से ना कोई जगह उसमें खाली नहीं रहेगा, फुल मेल्ट होगा। यहाँ से है ना, ये एंड प्लग का पोर्शन है और ये सिलेंडर का पोर्शन है, तो फुल सिलेंडर और एंड प्लग मेल्ट होगा। ये उसका ओवरऑल डिज़ाइन है, ये खाली वेल्डिंग का डिज़ाइन है। ये पोर्शन इतना यहाँ दिखाया मैंने, तो एक ये डिज़ाइन है। और दूसरा डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें एंड प्लग फुल इंसर्ट हो जाता है हाइड्रोलिक सिलेंडर में, और सिर्फ थोड़ा सा ऊपर पोर्शन हम उसका ग्रूव बनाते हैं वेल्डिंग रॉड के लिए और फिर वेल्डिंग करते हैं। और इसमें ऐसा है कि 10 या 15 mm हम एंड प्लग को सिलेंडर में ठोक देते हैं, और उसके बाद में सिलेंडर में भी वो उसका वेल्डिंग के लिए वो वी बनाते हैं, वो स्टेप देते हैं, और एंड प्लग में भी बनाते हैं, और फिर बाद में वेल्डिंग ऐसे यहाँ पर भरते हैं। यहाँ पर ऐसे वेल्डिंग यहाँ पर भरा जाता है।
तो ये दो डिज़ाइन है वेल्डिंग करने के, मगर इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ऐसा है कि जब भी आप यहाँ वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग अपनी तरफ पुल करता है मटेरियल को, तो ये एंड प्लग यहाँ पुल होगा, जब यहाँ करें तो यहाँ पुल होगा। अगर आप उसको अगर ऊपर से अगर टॉप व्यू में अगर बताऊँ ऐसा, तो यहाँ वेल्डिंग अगर करेंगे ये तो ये इसको यहाँ पुल करता है, यहाँ करेंगे तो यहाँ पुल करता है ऊपर, तो हर तरफ से ना एंड प्लग पुल होते रहता है। तो कभी कभी वेल्डिंग क्रैक होती है, यहाँ वेल्डिंग करें तो यहाँ की वेल्डिंग क्रैक हो जाएगी, यहाँ करेंगे तो यहाँ की क्रैक हो, तो वेल्डिंग क्रैक होते रहती है। तो एक साथ में तो वेल्डिंग कर ही नहीं सकते, उसको थोड़ा 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 करके भी संभाल के करना होता है, नहीं तो वेल्डिंग क्रैक होने लगती है। तो इसका बड़ा डिसएडवांटेज है ऐसे इस टाइप के डिज़ाइन में। इस डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि हम वेल्डिंग एंड प्लग को एक 10 mm प्रेस फिट कर देते हैं, थोड़ा ठोक देते हैं अंदर, तो ये इसके अंदर टाइट फिट बैठ जाता है, ये मूव नहीं करता है, एंड प्लग साइड में मूव नहीं करता है। और हम ग्रूव बना करके सिलेंडर को ऐसा हॉरिजॉन्टल रख के वेल्डिंग करते हैं, तो ये पुल भी करेगा, तो इतना टाइट फिट रहता है कि ना वो एंड प्लग को पुल ना खींच नहीं पाता है। तो वेल्डिंग भी इसके फुल जो इसका जो वॉल थिकनेस है, इतना अगर हम फुल वॉल थिकनेस से वेल्डिंग कर दें, वेल्डिंग भी स्ट्रांग होती है और क्रैकिंग का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो ये दो डिज़ाइन में ये डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है। और 50-60 टन तक अगर वेल्डेबल टाइप बनाना है तो इस डिज़ाइन के ऊपर आप एंड प्लग बना सकते हैं। और छोटे सिलेंडर में वेल्डेड ही रखा जाता है, क्योंकि हम 75 टन के ऊपर जो है ना सील यूज़ करते हैं एंड प्लग में, उसके नीचे वेल्डिंग ही जो कन्वीनियंट होता है कि वो सिलेंडर का वॉल थिकनेस इतना होता है कि उसको है ना थ्रेडिंग के लिए बड़ा सील बैठाने के लिए उसका ग्रूव नहीं होता है। दूसरा ऑल्टरनेटिव ऐसा है कि जैसा हम सील पहनाते हैं वैसा दूसरे लोग ओरिंग भी पहनाते हैं, मगर ओरिंग लो प्रेशर तक ठीक है, हाई प्रेशर के अंदर ओरिंग भी निकल जाती है। तो मैं जो डिज़ाइन सजेस्ट करता हूँ एंड प्लग में, या तो यूसीएल पहना है और हायर साइज़ में और कम साइज़ में वेल्डिंग करें, तो इस डिज़ाइन से वेल्डिंग करें तो सेफ़ होता है, वर्क मतलब जो मेंटेनेंस फ्री होता है। एंड प्लग में ऑयल का होल यहाँ कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड से कर सकते हैं। इसमें इस डिज़ाइन में खाली आप ऊपर से ऑयल का होल कर सकते हैं। तो ये वेल्डेड डिज़ाइन है, और हमने इसके पहले यूसीएल का डिज़ाइन सीखा था। उसके बाद में बोल्टेड भी है और ओरिंग का भी डिज़ाइन है, मगर दोनों डिज़ाइन में यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एंड प्लग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ओरिंग वगैरह इसमें यहाँ से फट जाती है, तो वो नाम खराब होता है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम ज़्यादा आता है उसमें। तो ये हमारा एंड प्लग का डिज़ाइन पूरा हुआ। और ये जितने भी मैंने आपको जो कुछ बताया है उसका जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग में मैं आपको दूंगा, या तो आप डिटेल में देख लेना, या तो मैं अलग से आपको मेरे वेबसाइट पर डाल दूंगा। तो आपको एक ये 200 टन के सिलेंडर की सारी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग आपको मिलेगी। तो मेरे लेक्चर में भी अगर आपको एक बात समझ में नहीं है तो जो ड्राइंग देखेंगे तो आपको स्टडी ड्राइंग से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सिलेंडर 200 टन का आप अगर सिलेंडर अच्छी तरह से समझ गए तो फिर 100 टन और 300 टन दोनों भी आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं, कि सारे डिज़ाइन सेम होते हैं, खाली उसकी टेक्नोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट होता है कि मैटिंग पार्ट एक दूसरे से कैसे मैच करते हैं। अगर आपको वेल्डेड डिज़ाइन से ही एंड प्लग बनाना हो और सिलेंडर का जो टनेज है उसके हिसाब से अगर वेल्डिंग कम पड़ती हो, यानी अगर समझो 100 टन का सिलेंडर है और जो वेल्डिंग हम करेंगे वो 100 टन लोड नहीं ले सकती, कम है उसका, तो उस केस में क्या करना होगा कि इसमें थ्रेडिंग कर लें एंड प्लग में, सिलेंडर एंड प्लग में दोनों थ्रेडिंग कर लें, और थ्रेडिंग का जो डिस्टेंस रखें वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड है 100 टन या 2 जो सिलेंडर की कैपेसिटी के लिए उतना थ्रेडिंग का लेंथ रखें। और वेल्डिंग को सिर्फ ऑयल लीकेज के लिए करें कि वहाँ से ऑयल लीकेज नहीं हो, तो लीक प्रूफ करने के लिए वेल्डिंग करें, बाकी सारा लोड थ्रेड पर ले लें, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अगले वीडियो में हम अब पिस्टन रॉड को स्टडी करेंगे, पिस्टन रॉड और पिस्टन का स्टडी करेंगे, कैसे डिज़ाइन करते हैं उसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।